ठीक है, करें स्टार्ट। अब देखो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, और बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। यदि आपने मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी को समझ लिया तो आधी जीत वैसे हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो बाकी सब्जेक्ट को सपोर्ट करेगा आपको। अगर आपको मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पता है तो आपको हिस्ट्री भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जैसे मैं बोलूंगा कि राजा भोज का जो शासन था वो मालवा के पठार में था, तो आपको पता कैसे चलेगा? ये ज्योग्राफी से। तो देखो ये मालवा का पठार है, अभी आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, ऐसे पता चले। फिर जैसे बुंदेलखंड के अंदर इधर देखिएगा चंदेल लोग, तो हिस्ट्री में मदद मिलेगी। फिर दूसरे बाद में से आप इकोनॉमी पढ़ोगे तो इकोनॉमी के अंदर आपको पता चलेगा अच्छा मध्य प्रदेश का जो वेस्ट वाला साइड है ज्यादा डेवलप्ड है, क्यों डेवलप्ड है, तो ज्योग्राफी से पता चलेगा आपको। तो ज्योग्राफी एक बेसिक सब्जेक्ट है जो आपको अन्य सब्जेक्ट में भी क्या करेगा, वो मदद करेगा। इसलिए हम सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, और सबसे बेसिक तरीके से हम समझेंगे कि ज्योग्राफी एक्चुअल में क्या है। ठीक है, करें स्टार्ट। तो देखो ये मध्य प्रदेश का एक मैंने मैप बना रखा है। इस मैप को अच्छे से हमें स्टडी करना है कि मैप हमसे क्या कहता है। तो देखो हम सबसे पहले लिख रहे हैं ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर के लिए हम इस मध्य प्रदेश को अलग रखते हैं। थोड़ा सा पहले हम पृथ्वी को देखते हैं। अगर पृथ्वी को देख लोगे तो आपको सारी चीज समझ में आने लगेगी। तो देखो आपको पता है कि पृथ्वी कैसी होती है, गोल। अरे ऐसा मानो 2 मिनट के लिए, ठीक है, ये पृथ्वी। अब देखो पृथ्वी के ऊपर मान लो जैसे आप कहीं पे हो, मान लो 2 मिनट के लिए आप यहाँ पर हैं, और आपने अपने दोस्तों को फोन लगा के बोला कि भाई मैं अपने घर पे हूँ, और मान लो आपका दोस्त कहीं अमेरिका में घूम रहा है, तो उसको कैसे पता चलेगा आप कहाँ पर हो? बात समझ में आ गई? तो साइंटिस्टों ने क्या करा कि पृथ्वी पर किसी भी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी स्थान की पोजीशन पता करने के लिए, ताकि हम करेक्ट पोजीशन उसकी पता कर पाए आखिर वो है कहाँ पृथ्वी पे, इसके लिए साइंटिस्टों ने कुछ इमेजिनरी लाइन खींच दी पृथ्वी के ऊपर। दिखेगी नहीं आपको, पता चले आप अंतरिक्ष में गए और देख रहे हो वहां से लाइन किधर दिख रही है, कहीं दिखेगी नहीं आपको। ठीक है, बोलोगे सर ने तो पढ़ाया था लाइन, पर दिख तो नहीं रही है। तो लाइन दिखेगी नहीं, ये सिर्फ हमने अपने समझने के लिए कि पृथ्वी के किसी भी हिस्सों को समझना है कि कौन सा पार्ट कहां पर है, इसके लिए हमने कुछ इमेजिनरी लाइन खींची हुई है। क्या खींची हुई हमने? कुछ इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखाएं हमने खींची। तो सुनना, दो तरीके से हमने लाइन खींची है। एक तो हमने ऐसी खींची हॉरिजॉन्टल। अब देखो आप खुद सोचो, मैं भी खड़ा हूं तो मैं वर्टिकल हूं, जैसे मैं आड़ा टेढ़ा होऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, हॉरिजॉन्टल। इसी को बोलता हूं लेटीट्यूड। तो पृथ्वी के ऊपर कुछ लाइन खींची जिसको हम बोलते हैं लेटीट्यूड लाइन। तो लेटीट्यूड लाइन समझ में आ जाएगी कैसे खींचते हैं हम, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, डायरेक्शन समझ में आ जाएगी। अब देखो ये जो लेटीट्यूड लाइन है, तो ऐसी लाइन अब मैं चाहता तो यहां से भी स्टार्ट कर देता खींचना, पर मैंने यहां से बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच से खींची इसको, तो इसको मैंने 0 डिग्री नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया इसको मैंने? ये 0 डिग्री है। बात समझ में आ गई? तो बात याद रहेगी, 0 डिग्री लाइन क्या करती है, अर्थ को 2 पार्ट में बांट देती है। तो जो ऊपर का पार्ट होगा उसको क्या बोलूंगा मैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। कैमरा घूम गया ना, देखो आपको देखने के लिए। हेलो, हेलो, आ रही आवाज? ठीक है। कभी कभी हमारा कैमरा है ना अपनी मर्जी से घूम जाता है, पता नहीं किसकी याद आ जाती है इसको। ठीक है, ये बात याद रहेगी। तो पृथ्वी पर हमने क्या कर रखा, कुछ चीजों को समझने के लिए पृथ्वी पे कुछ टेढ़ी लाइन खींची, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, लेटीट्यूड। नाम से याद रहेगा, लेटीट्यूड लाइन किसको कहते हैं? जो, अब देखो एक और चीज याद रखना आप, ये जो पोजीशन होती है ना, हमेशा ऐसा याद करना आप, सामने जैसे मेरी कॉपी होगी उसके सामने, तो ये इधर वाला जो भाग होता है इसको मैं ईस्ट बोलता हूँ, इधर वाले भाग को क्या बोलता हूँ मैं, वेस्ट, इधर को क्या बोलता हूं मैं, नॉर्थ, और नीचे वाले को क्या बोलता हूं मैं, साउथ। ये हमेशा ध्यान रखना है इस बात को। डायरेक्शन जब भी किसी की पता करना हो, फिक्स डायरेक्शन है कि मेरे सामने जो भी होगा इसको मैं क्या बोलूंगा, राइट हैंड साइड वाले को ईस्ट, इधर वाले को क्या बोलूंगा, ऊपर, नीचे, साउथ। बात समझ में आ गई? तो पृथ्वी ऐसे घूम रही, देखो वेस्ट टू ईस्ट, बात याद रहेगी। अब देखो मैंने कुछ लाइन खींची है, तो या तो आप बोलो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, मैंने लाइन खींची है पृथ्वी के ऊपर, इसी लाइन को मैं बोलता हूँ लेटीट्यूड। क्या बोलता हूँ इसको मैं, लेटीट्यूड। और कैसे याद रखोगे लेटीट्यूड को,
लेटी हुई है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आप, मैं जब ये लाइन खींचूंगा तो देखो खींचने के लिए तो मैं बहुत सारी खींच सकता हूँ 0.1, पर मैंने एक एक डिग्री के अंतर पे खींचा उनको। कितने कितने के अंतर पे खींचा? एक एक डिग्री के अंतर पे खींचा। तो ऐसे बताओ मुझे, ऐसी कितनी लाइन खींच दूंगा जब यहाँ पहुंच जाऊंगा मैं? बताओ मुझे आप, ऐसी कितनी लाइन खींचूंगा? नहीं नहीं, एक एक डिग्री पे खींच रहा हूं मैं। तो सुनो बात, डिग्री यहां से देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, 1 डिग्री 2 डिग्री, देखो यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। तो 90 लाइन में ऊपर तक खींच पाऊंगा। इसी प्रकार से जब मैं साउथ हेमिस्फीयर में खींचूंगा तो यहाँ पे भी कितनी लाइन खींच पाऊंगा? टोटल 90 डिग्री। बात याद रहेगी आपको? ऐसी कितनी लाइन खींचूंगा? टोटल 90। ऊपर 90 डिग्री तक मैं पहुंच जाऊंगा। और इसी 90 डिग्री को, अब सुनना बात, ये 0 डिग्री था तभी मैं इसको, मैं ना तो इसको मैंने नॉर्थ बोला ना साउथ बोला, पर जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर है इसलिए क्या बोलूंगा इसको? नॉर्थ लेटीट्यूड। बात याद रहेगी? ये क्या है? नॉर्थ लेटीट्यूड। 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड को ही बोलते हैं नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल है ना। इसी प्रकार से जब नीचे खींचता हूं तो इसको बोलता हूं मैं साउथ लेटीट्यूड। तो जब भी याद आ जाए तो आपको याद रखना है कि एनएल का मतलब क्या है और एसएल का मतलब क्या है। बात याद रहेगी? इसको हिंदी में हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। अक्ष के साथ अंश का मतलब होता है कोण। ये बात याद है समझ? ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही। इसी प्रकार से कुछ लाइन हमने खड़ी खींची पृथ्वी के ऊपर ऐसी, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल तक। तो कुछ लाइन हमने ऐसी खींची है, इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो याद रहेगी आपको लॉन्गिट्यूडनल लाइन कैसी है। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन है ये पोल से खींची है मैंने, तो हमेशा पोल से चलेगी, ऐसे चलेगी इस टाइप से, ऐसे पोल से मिलेगी ये, है ना। तो ये क्या है? मेरी लॉन्गिट्यूडनल लाइन, इसी को बोलते हैं देशांतर लाइन। और देखो इससे क्या आ रही है? दिशा के अंदर अंतर आ रहा है। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है जो अर्थ को 2 भागों में बांट रही, ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। बात याद रहेगी? तो 2 भागों में ये बांट रही है। ये बात याद रहेगी आपको लेटीट्यूड। अब एक बात और याद रखना है कि ये जो मैंने लेटीट्यूड बताए थे ये ऊपर तक भी 90 डिग्री था, नीचे भी 90 डिग्री था। मैं पूछू टोटल कितने लेटीट्यूड है? बताओ। अरे टोटल तो देखो ऊपर 90 है, पर बीच में एक 0 डिग्री भी है, फिर नीचे 90 है। तो देखो सबको जोड़ोगे तो 181 आ जाएगा। पर एक बात बताओ मुझे, जो 90 डिग्री पे जो लाइन होगी ना, वो लाइन नहीं होगी, एक बिंदु होगी। वो जो 90 डिग्री पे पहुंच गया ना वो, तो क्या है? एक पॉइंट है। तो ऐसा एक पॉइंट यहाँ पे बना, एक पॉइंट यहाँ पे बना, दोनों को मैंने माइनस कर दिया। क्या कर दिया मैंने? तो टोटल अगर मैं आपसे लेटीट्यूड पूछूं तो क्या आ जाएगा? कितने लेटीट्यूड होते हैं? 179। बात याद रहेगी? इसी प्रकार से मैं पूछूं लॉन्गिट्यूडनल, इसको बोलता हूं मैं देशांतर। तो देखो देशांतर तो मैंने यही से खींचा नॉर्थ साउथ, तो ऐसे खींचते खींचते जब जाऊंगा ना पूरा, तो देखो 360 घूम जाऊंगा मैं। देखो यहाँ पे कोई चीज, अभी ग्लोब नहीं मेरे पास, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से खींचते 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 पूरा आ गया ना, घूम गया ना, 360 घूम गया ना। तो आपसे कोई पूछे लॉन्गिट्यूडनल टोटल कितने होते हैं? कितने होते हैं? 360। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन कितनी होती है? 360 डिग्री। बात समझ में आ गई? या 360 लाइन होती है, ये बात याद रहेगा। अब सुनो मुझे एक बात बताना, यहाँ से हम थोड़ा सा चलो इस बात, खाली अभी इतनी सी बात याद करना, जब अभी बाद में काम आएगा तब मैं पूछूंगा। बस इतना याद करना कि लेटीट्यूड लाइन कितनी है? ऊपर 90 नीचे भी 90, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूडनल होती है टोटल लाइन कितनी होती है? 360। ये बाद में भी काम आएगा तो वहीं पे समझ लेंगे इस बात। हाँ फोटो अगर ले सकते हो तो ले। ये अभी थोड़ी सी बाद में इंफॉर्मेशन हमारे काम आएगी, तो बाद में हम कर लेंगे। हाँ ठीक है। अब सुनना बात, अब जो भारत है, तो देखो भारत जो पृथ्वी है, ये क्या है हमारी? ये मेरी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी में ये क्या है? 0 डिग्री। अब अगर भारत जो देखोगे, अगर आपसे कोई पूछे भारत की स्थिति बताओ, तो देखो भारत यहाँ पर बना हुआ है। तो अगर कोई पूछ ले भारत कहाँ पे है, तो देखो भारत जो है वो है नॉर्थ ईस्ट साइड में। ये ईस्ट है, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? साउथ। तो भारत किस हेमिस्फीयर में? नॉर्थ ईस्ट। एक बात हमेशा और याद रखना, देखो मैं इसी को मैं ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकता हूं, तो भी बात वही है। पर एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति की पहचाने को डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ तो साउथ से ही बताता है, कि नॉर्थ से मैं ईस्ट में हूं, कि नॉर्थ से मैं वेस्ट में हूं, साउथ से मैं ईस्ट में, कि साउथ से मैं वेस्ट में। तो जब भी मुझे इसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी तो मैं हमेशा बोलूंगा नॉर्थ ईस्ट। बुक के अंदर यही लिखा रहता है, पर बोलोगे अगर ईस्ट नॉर्थ तो भी बात वही है। पर एक समझदारी है हमारी, क्योंकि आपको पता है एंशियंट टाइम के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, उनके पास एक कंपास होता था, और उस कंपास के अंदर एक नीडल लगी होती थी चुंबक की, मैग्नेट की। और आपको पता है जो मैग्नेट होता है वो हमेशा नॉर्थ साउथ
दिशा दिखाता है, तो हमेशा नॉर्थ साउथ से डायरेक्शन देते थे, हम ईस्ट में जा रहे हैं वेस्ट में जा रहे हैं, तो इसलिए वो परंपरा चली आ रही, तो हम भी उस परंपरा को अनुसरण कर रहे हैं। बताओगे, हमेशा ध्यान रहेगा, कभी आपसे को पूछ ले भारत किस हेमिस्फीयर में, तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। तो अच्छा मुझे बताओ मध्य प्रदेश कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में। बात समझ में आई? तो मध्य प्रदेश भी नॉर्थ ईस्ट में होगा, क्योंकि भारत नॉर्थ ईस्ट में, तो मध्य प्रदेश भी नॉर्थ ईस्ट में होगा। ये रहा मध्य प्रदेश। नहीं अरे होते हैं बच्चे, पता नहीं कहाँ पहुंचा देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो ये तो सब पता है, बस इसके पीछे जो एक कहानी बता रहा हूं मैं वो याद रखना, क्योंकि बच्चे को बड़ा कंफ्यूज होता है, ये समझ ही नहीं पाता वो। जैसे भारत है, अभी भारत को मैं यहाँ बना रहा हूँ छोटा सा हल्का सा, या ऐसा समझो कि मध्य प्रदेश को बना रहा हूँ। किसको बना रहा हूँ मैं? किसको बना रहा हूँ मैं? मध्य प्रदेश को। सुनना बात अच्छे से थोड़ा सा, फिर हम बात करेंगे आगे। ये हमारा मध्य प्रदेश है। अब देखो हमेशा हमेशा जब भी हमें बताना पड़ेगा भारत, तो भारत का मैं लिखूंगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और लेटीट्यूड एक्सटेंट, ये बात मुझे बताना होगी। तो मुझे एक बात बताओ कि जो भारत का जो सबसे साउदर्न मोस्ट जो पार्ट होगा, ये क्या है, कौन सा लेटीट्यूड आएगा? लेटीट्यूड कौन सा आएगा? मध्य प्रदेश का, इसी प्रकार से मैं पूछूं कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु ये रहा, दिख रहा है? दिख रहा है ये? इसको बोलता हूं मैं अक्षांशी विस्तार। क्या बोलता हूं? लेटीट्यूडनल एक्सटेंट। तो मुझे बताओ ये जो साउथ है, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी भाग है, इसका लेटीट्यूड क्या आएगा? नॉर्थ आएगा कि साउथ आएगा? मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिणी हिस्से का लेटीट्यूड क्या आएगा? नॉर्थ आएगा कि साउथ आएगा? नॉर्थ आएगा। क्यों आएगा नॉर्थ? क्योंकि देखो हम नॉर्थ लेटीट्यूड में है। साउथ तक तो गए नहीं ना सर। हाँ, बच्चा ऐसा कर देता है कि साउथ में, तो साउथ लेटीट्यूड लिख देता है वो, जबकि हाँ नॉर्थ ईस्ट में। इसलिए भारत का जब भी आपको, मध्य प्रदेश का जब भी आपको सदर्न पार्ट बताना हो कि इसका क्या लेटीट्यूड क्या है, किन लेटीट्यूड के बीच में मध्य प्रदेश आता है, तो दक्षिणी भाग जो हमारा साउदर्न मोस्ट पार्ट है, ये पॉइंट है, इसका भी अगर लेटीट्यूड पूछेगा तो नॉर्थ लेटीट्यूड ही आएगा। क्या आएगा? नॉर्थ लेटीट्यूड से ही नॉर्थ लेटीट्यूड तक मैं जाऊंगा। ये बात याद रहेगी आपको, इस बात को बात याद रहेगी, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम में जब ऑप्शन आता ना, तो ये वाला जो ऑप्शन होता है ना, डाटा तो सेम देगा वो, पर आपको यहाँ पे लिख दिया साउथ लेटीट्यूड तो नॉर्थ लेटीट्यूड, और वेस्ट लेटीट्यूड तो ईस्ट लेटीट्यूड, ऐसे लिख देता वो, क्योंकि वैसे ही गलत हो गया वो। कैसे समझ में आया आपको? अगर कॉन्सेप्ट पता है तो कर पाओगे, ये तो बच्चा क्या सोचेगा, अच्छा ये साउथ में है तो साउथ लेटीट्यूड, जबकि हम तो नॉर्थ में ही है ना, तो नॉर्थ लेटीट्यूड में ही आएगा वो। तो ऊपर भी नॉर्थ लेटीट्यूड। अच्छा इधर से मैं पूछूं वेस्ट टू ईस्ट, तो ये वाला पार्ट सबसे पहले आएगा मेरा, क्योंकि देखो यहां से चालू हुआ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, कहां से चालू हुआ है? ये 0 डिग्री क्या है? ये लॉन्गिट्यूड, या इसको मेरिडियन भी बोलते हैं हम। तो इधर से चालू होगा ये, तो देखो सबसे पहले ये आएगा, फिर ये पार्ट आएगा। तो मध्य प्रदेश का अगर मैं आपसे क्या पूछूं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, तो वो यहां से आएगा, और कहां तक जाएगा वो? यहां तक जाएगा। बात याद रहेगी? हाँ, तो ये लेटीट्यूड में नॉर्थ लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में ईस्ट लॉन्गिट्यूड। बात याद रहेगी, कंफ्यूजन तो नहीं होगा, आप समझ में आ गया। हमेशा इस बात से गलती नहीं करना। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु, साउदर्न मोस्ट पॉइंट किस लेटीट्यूड पे? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे आएगा, तो ये याद रखना आपको, 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड, ये याद करना है आपको। 21 डिग्री भी याद कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो 21 डिग्री 6 मिनट, मिनट को हमेशा हम डेज से दिखाते हैं, और एक और होता है मिनट के बाद होता है सेकंड, तो सेकंड को हम 2 डंडे से दिखाएंगे। बस इतना सा ही आता है कि 21 डिग्री भी याद रख लो तो आपका काम हो जाएगा। तो 21 डिग्री 6 मिनट क्या आएगा? नॉर्थ लेटीट्यूड। तो मध्य प्रदेश का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट किस लेटीट्यूड पे है? 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। अच्छा सबसे ऊपर पूछो कि सबसे ऊपर कितना जाएगा, तो ये कितना, इसके बीच में कितना का अंतर है? तो ये 5 डिग्री का अंतर। तो देखो 21 में 5 डिग्री जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? मैं इधर लिख देता हूँ, चलो यही लिख देता हूँ, 26.5। तो दो तरीके से इसको लिखता हूँ, देखो 26 डिग्री और हाफ डिग्री को हम 30 मिनट लिखूंगा ना, क्योंकि एक मिनट में 60, मतलब सॉरी एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो हाफ डिग्री लिखना है तो 30 मिनट, तो 26 डिग्री 30 मिनट। या तो मैं ऐसे लिखूं, इसको लिखने का एक और तरीका है, कुछ बच्चे क्या करते हैं 26.3 डिग्री लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना है आपको, ये गलत हो गया। जबकि आपको ऐसा लिखना है कि क्योंकि आधा है, आधा डिग्री, तो इसे लिखना है 26 डिग्री 5 मिनट।
या तो ऐसे लिखेंगे या 30 मिनट। बात याद रहेगी, गलत नहीं करना है, क्योंकि 30 मिनट का मतलब होता है हाफ डिग्री। तो 26 डिग्री 30 मिनट क्या आ जाएगा, नॉर्थ लेटीट्यूड। बात याद रहेगी। कहां से कहां तक विस्तार है मध्य प्रदेश का, 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। कुछ बच्चे हैं साउथ लेटीट्यूड लिख देते क्योंकि ये साउथ में, ऐसे समझ लेते हैं, जबकि क्योंकि हम पूरा उत्तर में ही, इसलिए नॉर्थ लेटीट्यूड ही चलेगा पूरे में। ठीक है, कहां तक पहुंच रहे हैं हम, 26 डिग्री 30 मिनट। तो 26.5 डिग्री याद करना, तो याद रखना बड़ा आसान रहता है ऐसे। बात याद रहेगी, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। फिर मैं कौन क्या पढ़ रहा हूँ, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड में सबसे पहले ये आएगा मेरे पास। तो ये जो लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पे याद रखना आपको 74 डिग्री 9 मिनट। क्या याद करना है, 74 डिग्री 9 मिनट। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, इसके बाद क्या लिखूं, अरे नॉर्थ। अब ये नॉर्थ कहां से आएगा, ये आएगा ना ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ऐसे चल रहा हूं ना मैं, ये लॉन्गिट्यूड है ना, ऐसे चल रहा हूं ना मैं। अब ये लेटीट्यूड था तो ऐसे चला मैं ऊपर, नॉर्थ नॉर्थ था तो नॉर्थ लेटीट्यूड से नॉर्थ लेटीट्यूड। अब मैं ईस्ट में चल रहा हूं तो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, तो ये भी ईस्ट लॉन्गिट्यूड है और ये भी ईस्ट लॉन्गिट्यूड। कुछ बच्चे यहाँ पे वेस्ट लेटीट्यूड लिख देते हैं, लॉन्गिट्यूड लिखते हैं। बस तो कुछ ऑप्शन तो वैसे अलग हटा दोगे आप। तो ई एल का मतलब समझ में आ जाएगा आपको, ई एल का मतलब होता है ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अगर यहां तक पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु, क्योंकि ये क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु, तो ये कितने डिग्री पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। एक दो बार याद करोगे तो आपको याद हो जाए। हाँ, सब लिखा मिलेगा आपको, सब लिखा लिखा है, बस समझ। हाँ ठीक है, ये बात याद रहेगी आपको, कहां से कहां तक हमें। इसमें कोई दिक्कत समस्या, कंसेप्ट समझ आएगा ना। दो ऑप्शन तो वैसे दो, हाँ दो ऑप्शन तो वैसे हटा दोगे आप, क्योंकि उसमें सबसे पहला पॉइंट जाना ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ नॉर्थ और ईस्ट ईस्ट। फिगर में बहुत आसान है, जैसे 21 डिग्री 6 मिनट है, तो बस इसमें 5 डिग्री जोड़ना है, तो 26.5 डिग्री, ये तो याद रहेगा आपको। फिर इसको देखो 74 डिग्री 9 मिनट का नया याद करें, सिर्फ 74 याद कर लो। तो 74 में 8 डिग्री जोड़ेंगे तो 82 डिग्री आ जाएगा, लगभग लगभग अप्रोक्स याद करना। नहीं वो तो आएगा, धीरे धीरे याद करना है, कहने का मतलब एक दिन में ना खा के। वो तो क्लोज क्या देगा, वो एग्जैक्ट ही देंगे ना, क्योंकि इसमें क्लोज व्लोज कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो जो फिक्स वही करेंगे हम। ये बात याद रहेगी आपको, इसमें कोई दिक्कत समस्या, बढ़ो आगे। ठीक है मैम, बढ़े आगे, ये सब याद रहेगा आपको। चलो अब सुनना एक बात आपसे, मैं अगर पूछूं कि मध्य प्रदेश का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, क्या बोला मैंने, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु, तो क्या आएगा, देखो क्या दिख रहा है आपको इस मैप के अंदर, मुरैना। बात समझ में आ गई। तो ये यही वाला था जो मैंने लिखा था अभी, 26 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ लेटीट्यूड, ये यही वाला है। तो अगर कोई पूछ ले आपसे मध्य प्रदेश का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, वो क्या है, मुरैना। बात समझ में आ गई। इसको लिख दूं मैं, सबसे उत्तरी जिला क्या है, सबसे उत्तरी जिला, इस बात से याद रहेगा, ये पॉइंट बना दिया मैंने। और कितने डिग्री पे है, डिग्री भी याद रख लेना, ये डिग्री 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। फिर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु में पूछूं कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट, तो देखो सबसे नीचे कौन दिख रहा है आपको, बुरहानपुर। बुरहानपुर में यहाँ आ जाएगा, बस ये जिले भी याद कर लोगे ना तो आपका काम बन जाएगा बुरहानपुर, क्योंकि मैप से देखोगे तो आपको याद रहेगा। ये बुरहानपुर आ गया मेरा। कितने डिग्री है ये, 21.5। ऐसे मैं लिख देता हूं, सबसे दक्षिणी बिंदु, जिला ना लिख के बिंदु लिख देना है ना। सबसे दक्षिणी क्या है ये, बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट। और कितने डिग्री पे है ये, 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। बात याद रहेगी। अब एक बात और याद करना है कि मध्य प्रदेश का उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु के बीच की दूरी, डिस्टेंस, ये है 605 किलोमीटर। कभी कभी ऐसा आ जाता है, कितनी है, ठीक है थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा। ये कितनी डिस्टेंस है, ये कलर दिख रहा है आपको, 605 किलोमीटर। तो मैं पूछूं नॉर्थ टू साउथ, मध्य प्रदेश का नॉर्थ टू साउथ कितना डिस्टेंस है, 605 किलोमीटर। ठीक है, चलो अब देखो मैं आपसे पूछूं मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु, तो देखो ईस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो कौन आएगा, सिंगरौली। और ये रहा सिंगरौली।
और कितने डिग्री पे पड़ रहा है ये सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी बिंदु, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, कितने डिग्री पे है ये 82 48 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। बात याद रहेगी। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है सिंगरौली। और आपको पता है सिंगरौली को मध्य प्रदेश का सिंगापुर भी कहते हैं। बाद में जब नाम याद करूंगा तब याद करूंगा, देखो सिंगापुर में भी सिंगरौली छिपा हुआ है। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसकी तुलना करते हैं किसी चीज से, वहां पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण, सब फैसिलिटी होने, क्योंकि सीधी सी बात है यहाँ पे वैसे खनिज संसाधन बहुत है, ऊर्जा ऊर्जा, हाँ ठीक है इस प्रकार से। फिर आपसे मैं पूछूं मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी बिंदु, अरे ये इधर देखो अलीराजपुर है ना, आपको क्या आपने क्या बोला नीमच, ठीक है इधर देखो ना, इधर देखो ना, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी बिंदु वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो ये क्या आएगा आपका अलीराजपुर। बात याद रहेगा। तो सबसे क्या है ये सबसे, अरे इधर देखो ना, इधर देखो कितना बाहर निकला हुआ है इधर, वेस्टर्न पॉइंट पूछ रहा हूं ना मैं आपसे, कहाँ है नीमच, देखो देखो नीमच तो यहाँ है। तो सबसे पश्चिमी बिंदु, बात याद रहेगी, क्या आ जाएगा मेरा अलीराजपुर। कितने डिग्री है ये 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। बात याद रहेगी। अच्छा मैं पूछूं मध्य प्रदेश के ईस्टर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस याद करना है आपको, ये है 870 किलोमीटर 870। कितने किलोमीटर है, ये कुछ बेसिक चीजें जो हमेशा एग्जाम में कभी सभी पूछ लेता है, वो याद रहेगा। हाँ सब बताऊंगा मैं। तो देखो आपको क्या करना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। जैसे ये 5 है, 5 के बाद 6 7 8 ऐसे याद कर लेना है। बात याद रहेगी। कैसे याद करना है, अब ये तो याद ही है हमें, इसको क्या याद करना है, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, दोनों को उठा उठा के पीछे पटकना है, मतलब उल्टा बोलना है, इन दोनों को उल्टा बोलना है। 6 के बाद 5, 8 के बाद 7, बस एक जीरो ही तो लगाना। एक बार मैंने बीच में लगा दी, एक बार मैंने पीछे लगा दी। 5 6 7 8 एक बार पीछे जीरो लगाओ, क्योंकि 5 6 7 8 तो हमेशा याद करें, और ऐसा अगर आपको पता चल गया ना तो आप एग्जाम में सही कर लोगे। बात समझ आ गई। तो 5 6 7 8 है तो दोनों को पलटना है, और एक बार बीच में जीरो एक बार पीछे जीरो। ये आ जाएगी मेरी नॉर्थ टू साउथ, और ये क्या आ जाएगा ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। बात याद रहेगी। इसमें कोई दिक्कत समस्या आपको, बढ़े आगे, ये बात याद रहेगी। अगर मान लो आपसे कोई पूछ ले मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, ठीक है। ऐसे बेसिक बेसिक पॉइंट ही पूछता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पूछेगा तो हम डिस्टेंस भी क्या करेंगे बता देंगे, ठीक है। ये मैं पे देखो, अब यहाँ से मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अब बताते चलना मुझे। देखो यहाँ पे लिखा है लेटीट्यूडनल एक्सटेंट, तो कितने लेटीट्यूड के पर था वो, अरे 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से थे हम 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। ये कलर दिख रहा है आपको, यही था ना एक्सटेंशन। लेटीट्यूडनल एक्सटेंट पूछ रहा है ना आपसे, कितने के बीच में विस्तार था। फिर आपसे पूछ रहा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ये एमपी का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम पूछ लेता है। अब क्या पूछ रहा है मुझसे, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऐसे पूछ रहा है। तो देखो हम इधर से चलेंगे 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यही कंफ्यूज कर देगा वो आपको, ठीक है। से कहां से कहां तक थे हम 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये बात याद रहेगी आपको। फिर देखो हम पढ़ रहे हैं लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे कितनी लेंथ है, देखो याद हो गई ना 605 क्या मीटर के किलोमीटर, हाँ। फिर लेंथ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट कितनी है 870 किलोमीटर, मतलब सब याद हो गया आप लोगों को। फिर एक चीज और याद करना मध्य प्रदेश के एरिया, तो देखो ऐसे याद करना 308 252, तो याद रहेगा आपको 308 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, बात याद रहेगी। अब एक बात और याद करना,
किसी किसी बुक के अंदर 308 245 वर्ग किलोमीटर भी लिख रखा है। कितने किलोमीटर की कमी है? 7। तो ये जो 7 किलोमीटर की जो दिक्कत है वो दिक्कत है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में। देखो अब ये मध्य प्रदेश है हमारा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये मध्य प्रदेश है हमारा। इस मध्य प्रदेश के अंदर आप ये देखोगे ना, मध्य प्रदेश देखोगे तो यहीं से देखो छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, और इसी मध्य प्रदेश में यहाँ पे आता है देखो अमरकंटक। आपने सुना होगा अनूपपुर के अंदर है अमरकंटक, और इस अमरकंटक पे एक जगह है किरार घाटी। क्या है? किरार घाटी। तो छत्तीसगढ़ बोलता है मेरी, मध्य प्रदेश बोलता है मेरी। तो उस 7 किलोमीटर की घाटी, वो कितने किलोमीटर की घाटी है? वो 7 किलोमीटर। तो देखोगे तो 308 245। अब सुनो बात, हम तो है मध्य प्रदेश के, हम तो लेके रहेंगे, तो आप लोग क्वेश्चन बोल रहे हैं किसको देंगे, हम तो हमारे पास ही रखेंगे। बात समझ गई? 252 वर्ग किलोमीटर बात याद रहेगी। वैसे 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, पर ऐसे याद करो 308 252 वर्ग किलोमीटर। अब एक बात और याद करना है, ये जो क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? भारत है पूरा 100%, उस भारत का कितना परसेंट है? देखो आप ऐसे याद करना, मैं जैसे बता रहा हूं, आप तो ऐसे याद करना 9.5%। 9.5 याद करना आसान है, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा कम है, तो 9.5 से ज्यादा ऐसा है। एक्चुअल में है 9.38%। नहीं तो सुनो तो सही बात, मैं याद करने का बता रहा हूँ। देखो एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आपका गलत ही हो जाए, वो थोड़ा सा डिस्टेंस तो देगा 1% का, आधे परसेंट का। अरे नहीं नहीं, इतना क्लोज नहीं देता, इतना क्लोज नहीं देगा, फिर भी मैं याद करा। मैं बता रहा हूँ एक बात कि देखो जब ये ठान लेगा ना, अगर वो आपको चाहता है फेल करना, तो फिर आप पास नहीं हो सकते। वो चाह लेगा, जैसे आप भी हो, आप भी बच्चों को पढ़ाते हो, अगर आप ठान लो कि बच्चा पास ना हो, तो बच्चा कितना भी पढ़ लेगा, कोई सी भी पढ़ लेगा, नहीं पास हो पाएगा, क्योंकि आपने ठान लिया है। जिससे ग्रजेस होते हैं ना, तो उसको क्वेश्चन कितना भी अच्छा आंसर करते हो, क्रॉस क्वेश्चन तो बन ही रहती है। तो मैं बता रहा हूँ ना, आपने अगर ठान ही लिया है फेल करना, तो बात अलग है, क्योंकि आपने अगर ठान लिया है कि नहीं बच्चे को मैं सिर्फ जज करना चाहता हूँ, पढ़ के आया, फिर आप ऐसे प्रश्न नहीं करोगे, आप कॉमन सेंस वाले प्रश्न करोगे, ताकि वो पढ़ा होगा तो आंसर दे पाएगा। वो ये भी नहीं चाहता था कि पूरा, वैसे तो पूरा याद करना है, पर मैं क्या कह रहा हूँ, धीरे धीरे स्थिर करो। आप क्या करते हैं, एक ही दिन में रटना चाहते हैं सारी चीज। 9.38% बात याद रहेगी। कैसे याद कर लोगे? 9.5% से याद कर लेना। और देखो मैं तो क्या करता हूँ, इसका टेबल याद करता हूँ। 9 चौक छत्ता होता है 36, 9 4 36, अप्रोक्स आ जाएगा, ऐसे याद करता हूँ मैं तो, उससे 2 बढ़ा देना बस। तो 9.38% ऑफ इंडिया, इंडिया के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है मध्य प्रदेश के अंदर? 9.38%। और अगर एरिया वाइज पूछे कि मध्य प्रदेश भारत का कौन सा स्टेट है, तो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है। इसके पहले है राजस्थान, पहले मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 के पहले मध्य प्रदेश फर्स्ट स्थान पे था, जैसे छत्तीसगढ़ लोग सेकंड नंबर पर लगे। ठीक है, बात याद रहेगी, इसमें कोई दिक्कत समस्या? अगर आपसे कोई शेप पूछ ले मध्य प्रदेश शेप कैसा है, तो कैसा है? रेक्टेंगुलर, क्योंकि दिख रहा है आपको एकदम रेक्टेंगुलर। ठीक है, सब दूर से बराबर बराबर है। फोटो ले लो। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बढ़े आगे, चलो। अब देखो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि अगर आपसे कोई पूछ ले पोजीशन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन मध्य प्रदेश, तो पहले हम थोड़ा सा समझेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है। तो देखो सुनो, ये है पृथ्वी, ये क्या है हमारी अर्थ, ठीक है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया ये क्या था, 0 डिग्री। 0 डिग्री इसको क्या बोलता हूं मैं? लेटीट्यूड। इसके हाँ, इसके जब ऊपर जाऊंगा तो उसको बोलूंगा नॉर्थ लेटीट्यूड। तो सुनना बात, इसी के ऊपर जाते जाते एक लेटीट्यूड आता है, उसको बोलता हूं 23.5 डिग्री। क्या बोलता हूं? 23.5 डिग्री। ये हटा देता हूं थोड़ा सा, 23.5 डिग्री। क्या लिखूंगा इसको? साउथ के नॉर्थ, नॉर्थ लेटीट्यूड। ऊपर चल रहा हूं ना मैं, इसी प्रकार से सेम टू सेम नीचे भी होगा 23.5 डिग्री। क्या लिखूंगा यहाँ पे? साउथ लेटीट्यूड। देखो नीचे आ गया ना मैं 0 के। तो ये 2 लाइन याद करना आपको, 0 डिग्री के जब ऊपर जाता हूँ 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से, एक ऐसा लेटीट्यूड है जहां पर जो हमारी सन होती है ना, सन की रेस परपेंडिकुलर गिरती है, इसके ऊपर कभी भी परपेंडिकुलर सन की किरणें नहीं गिरती। बात समझ में आ गई? ये सन की सीमा है, यहां तक ही सन सीधा लंबवत परपेंडिकुलर चमकता है,
इसके ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर नहीं होगा, वहां पे इनकी सन की जो रेस होगी वो हमेशा इंक्लाइन होगी। ठीक है, ये सीमा है सन की, इसी के आधार पर हमने इनका नाम रखा है। इसी 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड को ही मैं बोलता हूं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड है, इसी को बोलता हूं कैप्रिकॉन ऑफ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसको बोलता हूं मकर रेखा। ये क्या है, ये क्या है, कर्क रेखा। समझ में आ गई? तो आप खुद बताओ मुझे, भारत से कर्क रेखा निकलेगी मकर रेखा? बात समझ में आ गई? हाँ, अब देखो ऐसे याद करना, कर्क रेखा को ही मैं बोलता हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसी को बोल रहा हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो आप मुझे बताओ, कैप्री हम ऊपर पहनते हैं नीचे पहनते, नीचे पहनते ना, तो नीचे आएगी कैप्रिकॉन। कैंसर हो जाता है आदमी ऊपर चला जाता है, ऐसे कर लेना, ठीक है। हाँ, कैंसर में हम सीधा ऊपर चले जाते हैं, तो ऊपर वालों को क्या बोलेंगे हम? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बात याद रहेगी? अब देखो, हाँ ठीक है। अब देखो एक और चीज याद करना है आपको भारत के रिस्पेक्ट में, ये है हमारा भारत, और इस भारत में यहां से निकलती है 23.5 डिग्री। कितने डिग्री है? बात याद रहेगी, क्या आएगा? नॉर्थ लेटीट्यूड। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ही हम 23.5 डिग्री टेक्निकल बोलते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। तो भारत के कितने स्टेट से गुजरते हैं अगर आपसे कोई पूछ ले तो 8 स्टेट है, 8। देखो सबसे पहले निकलेगी गुजरात से, दिख रहा है गुजरात, ये गुजरात है। फिर इसके बाद आता है राजस्थान, क्या आता है? ये है गुजरात। सबसे पहले कौन आता है? हाँ, सबसे पहले कौन आएगा? गुजरात। फिर ऊपर कौन आएगा? राजस्थान के बाद कौन आएगा इधर? एमपी। एमपी के बाद कौन आएगा? छत्तीसगढ़, क्योंकि मध्य प्रदेश अलग हो, छत्तीसगढ़। देखो छत्तीसगढ़ के इधर ही साइड में देखो तो आपको झारखंड दिखेगा, ठीक है। झारखंड के बाद इधर देखो तो ओडिशा दिखेगा आपको, क्या दिखेगा? फिर इधर दिखेगा पश्चिम बंगाल। फिर यहीं पे भारत के इसके पास में ही देखो, भारत के ऐसे निकला हुआ है, ऐसा ऐसा, ये आएगा त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो कितने हो गए टोटल स्टेट? 8। अगर आपसे को पूछे कि जो कर्क रेखा उसकी सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में, तो वो है मध्य प्रदेश के अंदर। तो सबसे ज्यादा लंबाई किसका है? हाँ, पूरा ही जाएगी वो, ठीक है। बात याद रहेगी? तो भारत के कितने स्टेट से गुजरती है? 8। बात याद रहेगी? 8 स्टेट से गुजरती है, और 8 स्टेट में सबसे ज्यादा किससे गुजरती है? मध्य प्रदेश से। बात याद रहेगी? क्रम भी अगर पूछ लेगा तो हम बता देंगे, क्योंकि मैप के अंदर याद है। अब देखो मध्य प्रदेश के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट पूछता है, क्योंकि मध्य प्रदेश हम स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर ये पूछ लिया कितने जिलों से गुजरती है, तो 14 जिलों से गुजरती है। अब देखो आजकल क्या है, ये हर किसी को पता है 14 जिले, आज तो वो पूछ लेता है कि जिले से नहीं गुजरती, तो 14 जिलों का हम नाम भी याद करेंगे। तो उसकी एक मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, याद करना, ठीक है। हो सकता है आपको फनी लगे वो, तो यहां लिखना रउआ, क्या है ये? रउआ रासा, है ना, भौरासा, है ना, फनी लग रही है। दम जब कटनी, क्या है? जब, हाँ, दम जब कटनी उमरासा। बस एक दो बार पढ़ोगे ना तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी, याद हो जाएगी ये। हाँ, शक्कर। तो रउआ रासा, भौरासा, दम जब कटनी, उमरासा, एक दो बार पढ़ोगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। तो देखो रा से याद करना रतलाम, तो देखो ये है नीमच, ये है मंदसौर, ये है रतलाम। तो ऐसा लिखता हूं, रा लिख रहा हूं। फिर ऊ से ऊ, आ से आएगा आगर मालवा, ये शाजापुर है, इसी शाजापुर से अलग होकर मेरा है आगर मालवा। तो सुनो बात, एक कंफ्यूजन है लोगों को बीच में कि अभी भी किसी बुक के अंदर क्या लिख रखा है? शाजापुर ही लिख रखा है, पर शाजापुर से अलग होकर अब क्या बन गया? आगरमालवा। तो मैक्सिमम बुक के अंदर ये दे रखा है कि जो कर्क रेखा है वो आगरमालवा से गुजरती है। मान लो ऑप्शन में कभी कभी शाजापुर भी आ जाए तो थोड़ा सा सोचना, विचार करना है पहले। अगर 4 ऑप्शन में से अगर शाजापुर दिख रहा है तो हम वैसे शाजापुर पे टिक लगाएंगे, क्योंकि इससे नहीं गुजर आगरमालवा से। दोनों नहीं देगा, एमपीपीएस इतना दिमाग नहीं लगाता है, दोनों दे देगा तो फिर हम आगरमालवा को सही माने, क्योंकि बुक के अंदर आगरमालवा ही दे रहा। हाँ ठीक है, नहीं एक्चुअल में क्या है कि ऐसी बीचों बीच से गुजर रही है, दोनों के बीचों बीच से गुजर रही है। अब एग्जैक्ट पता नहीं है, वो शाजापुर जाके देखना पड़ेगा कि गुजरे कि नहीं गुजरे। हाँ, तो शाजापुर आगरमालवा दोनों से गुजर रही है वो। पर ये क्या होती है, डाउट की चीजें होती है, फिर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो बड़ी आपत्ति विपत्ति लगती है आयोग के ऊपर, फिर वो बाद में क्या आंसर माने, हो सकता है दोनों आंसर मान ले, ठीक है, ऐसे होता है।
तो रउआ, फिर रा से राज याद रखना राजगढ़, ये इसके जस्ट पास में राजगढ़। क्या लिखा है रासा, सा से याद करना सीहोर, ये सीहोर है, भोपाल के पास में सीहोर। मैंने बताया था ना भोपाल का गठन इसी सीहोर से करा। तो रउआ राशि, हाँ हाँ अच्छा, ये भी अच्छा है देगा। फिर हाँ, फिर भ से भोपाल, व से विदिशा और रा से रायसेन, सब क्रम से है ये, ठीक है। ये नीचे ये रायसेन है, ठीक है। फिर दम से बिल्कुल समझ में आ जाए, दमोह, रायसेन। अब ये तो किस में आ गया, चलो इधर दम, अरे रायपुर तो छत्तीसगढ़ से, इधर देखो। अब दम से तो बड़ा आसान है, देम से दमो, जब से जबलपुर, कट से कटनी, उमरा से उमरिया, सा से शहडोल। तो ये तो बड़ा आसान है, इधर कटनी उमरा सा, है ना। तो 2-4 बार पढ़ोगे ना, रउआ रासा भौरा सा, भौरा तो वैसे याद करोगे, भौरा तो याद ही रहता है, भोपाल विदिशा रायसेन, भोपाल विदिशा, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। ये विदिशा हो गया, ये क्या है, हाँ ये क्या है हमारा दमो, हाँ ये जबलपुर ही रहा यहाँ पे, ये रहा जबलपुर, ये क्या है कटनी, और ये है उमरिया, उमरा लिख रहा हूं, ठीक है। और ये है शहडोल, चलो शहडोल है ना वो, चलो खींच लो फोटो। तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से, कुल कितने जिले, शाह शक्कर का है ना, शाह शक्कर का दादा शहडोल में। अरे वो तो थोड़ा एडजस्ट कर, क्योंकि वो पढ़ने में भी आना चाहिए, थोड़ा सा अपने भाषा में याद रह पाए ताकि, ठीक है। पढ़ लोगे, कल पूछूंगा मैं ये ट्रिक, ठीक है। ये क्या है, आना आगर मालवा, रउआ रासा, भौरा सा, दम जब कटनी उमरा सा, 1-2 बार। रा का मतलब राजगढ़, हाँ ये राजगढ़ है, ये सीहोर है। नहीं शाजापुर इतना पास में इधर नहीं आएगा, अरे इधर नहीं आएगा इतना पास, उधर पहुंच गए ना। मैप देखो ना एमपी का, 2-4 बार रोज आंखें गाड़ गाड़ के तो सब पता चल जाए कौन कहाँ पे, ठीक है। बात याद रही, भोपाल, चलो मैम 2 मिनट, ठीक है। बढ़े आगे। अब देखो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि अब जनरली बुकों के अंदर ये तो दे रखा है, पर एक और चीज याद करना है कि ये जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के कितने संभाग, कितने डिवीजन से होकर निकलती है, चलो बताओ आप 2 मिनट। रतलाम संभाग नहीं है, हाँ। तो देखो एक संभाग तो ये हो गया मेरे पास उज्जैन, फिर एक संभाग कौन हो गया भोपाल, फिर जबलपुर एक संभाग हो गया, फिर शहडोल। अब सुनना बात, ये जो दमोह है ये सागर संभाग में आता है, तो 5 संभाग है। तो 5 संभाग पूछ ले कि किन संभाग से होकर जाती है, वैसे ऐसा प्रश्न नहीं पूछता है वो, फिर भी पूछ ले तो मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा कितने संभाग से होकर गुजरती है, हाँ 5 संभाग से होकर, ठीक है। 5 संभाग से होकर गुजरती है, और 5 संभाग भी मैंने दिखा दिए यहाँ पे आपको, ठीक है। संभाग अगर पूछ ले, क्या पूछ ले वो, संभागीय डिवीजन पूछ ले, कितने डिवीजन है, डिवीजन, ठीक है। बात याद रहेगी, कितने डिवीजन है, हाँ ये रहा सागर, यहाँ पर सागर संभाग, ठीक है। ये लिख रहा हूं मैं शहडोल संभाग, है ना। फिर ये क्या है भोपाल संभाग, भोपाल संभाग, फिर ये है उज्जैन संभाग, ठीक है। हो गए 5, ये रहा जबलपुर, ठीक है। बात याद रहेगी आपको। रायसेन, वो तो क्या है जैसे थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ोगे ना कि मध्य प्रदेश 55 जिले हैं, कौन सा जिला कहां पर है, ठीक है। 8,
भारत में जिले नहीं पता है, मध्य प्रदेश की नहीं, मध्य प्रदेश के, भारत के याद नहीं करना आपको, ठीक है। बढ़े आगे, चलो ये सब लिखा है यहाँ पर कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश में कितने जिलों से होकर गुजर रही है, ये दे रखा है यहाँ पर, ये 14 जिले से होकर गुजर, और उन 14 जिलों के हमने नाम भी याद कर लिए कि रउआ, रासा, भौरासा, दमजम, कटनी, उमरासा। बार बार पढ़ोगे, 2 बार तो याद हो जाएगी, ठीक है। और कुछ अगर आपको और कुछ फनी ट्रिक याद होती है तो वो बना लो, जरूरी नहीं ये याद करो, अपने विवेक के ऊपर है। फिर देखो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने संभागों से होकर जा रही है, कितने डिवीजन हो गए, 5, और संभाग के नाम भी मैंने याद करा दिए, मैप से याद करना है बस आपको, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है। फिर देखो ये थी कर्क रेखा की स्थिति। अब एक बात और याद करना है आपको, जो कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा एक्चुअली में भारत को भी 2 भागों में बांटती है, और आपको पता है कि जो मध्य प्रदेश है भारत के बीचों बीच में, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश को भी 2 भागों में बांट रही है, उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ, पहली बात याद रहेगी। फिर देखो इसी कर्क रेखा, ये मध्य प्रदेश, यहाँ पे देखना आप, ये है मध्य प्रदेश। अब देखो इसी मध्य प्रदेश में याद करना आप, देखो अभी हमने ये बनाया था, और यहां से क्या गुजर रही थी हमारी कर्क रेखा, ये गुजर रही कर्क रेखा यहां से, ठीक है। अब देखो कर्क रेखा बना लोगे तो आपको याद है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांट रही है, तो अब देखो इसी भाग में यहाँ पे याद रखो, ये है मालवा का पठार, ये क्या है, तो देखो मालवा के पठार को भी 2 भागों में बांट रही है, बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। फिर एक और चीज याद करना है कि यहाँ से एक नदी निकलती है मध्य प्रदेश में धार तहसील से, जिसको बोलते हैं माही नदी, इसको हम आदिवासी गंगा भी कहते हैं। ये माही नदी ए से जाती, पहले तो ऊपर जाती राजस्थान में, फिर नीचे आके खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो कर्क रेखा को 2 भागों में बांटने वाली, 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है वो माही नदी है। ये फैक्ट पूछता है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, माही, बात याद रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? जी मैडम क्या बोल रहे थे आप, कुछ बोल रहे थे आप, ठीक है। ये सारी चीज यहाँ पे लिखी है, ये रही माही नदी हमारी, और माही नदी क्या कर रही है, ठीक है, 2 भागों में बांट रही है, पर कर्क रेखा को 2 बार कौन काट रही है, माही नदी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, माही नदी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 भागों में बांट रही है, तो ये प्रश्न आपसे पूछेगा, वो है माही नदी। वैसे नदी के अंदर हम सब पढ़ेंगे, जब नदी पढ़ेंगे तब क्या करेंगे, हम ये सारा पढ़ेंगे, ठीक है। बढ़े आगे। अब देखो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम भारत की मानक, ये सब बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी भी पूछ लेता है वो, क्योंकि फैक्ट बेसिक है बिल्कुल। 22 थोड़ी बताया, 23.5 बताया, चलो हाँ 23.5 ही रहेगा, नॉर्थ लेटीट्यूड रहेगा तो कर्क रेखा, और साउथ में रेखा, ठीक है, 23.5 पर वो साउथ लेटीट्यूड है, ये नॉर्थ लेटीट्यूड है, साउथ दोनों बराबर ही आएगा। चलो इधर देखो, हम पढ़ रहे हैं भारत की मानक समय रेखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम प्रश्न इससे आए हैं, पर जब भी प्रश्न आएगा बच्चा हिल जाएगा, क्यों, क्योंकि हम बहुत कम पढ़ते हैं इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। इससे क्या करते हैं, हम समय का पता करते हैं। तो सुनना बात, हाँ नहीं, ये देखना आप, ये भारत है हमारा, और भारत में हम एक ऐसा लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है जिससे हम समय का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, समय पता करते हैं भारत में कितनी बज रही। आप खुद सोचो 2 मिनट के लिए, क्योंकि आपको पता है जो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है भारत का, सुनो वहां तो 2 घंटे पहले सूरज निकल आता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो उनका दिन तो बहुत पहले चालू हो जाता है, वो तो 4 बजे उठ जाते हैं, पर समय हम यहाँ से चेक करते हैं, भारत के बीचों बीच से समय। और आपको पता है भारत नहीं, दिल्ली को नहीं फॉलो करते हैं, इधर देखो, तो हमेशा भारत के बीचों बीच से हमने एक लाइन को क्या मान लिया है कि जहां से हम समय का क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, उसी को बोलते हैं हम IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या करते हैं, तो उसका नाम याद करना है, जो भारत का जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो हमने बना रखा है 82.5 डिग्री को, ईस्टर्न लेटीट्यूड को, किसको बना रखा है, 82.5 डिग्री ईस्टर्न लेटीट्यूड को हमने क्या बना रखा, भारत का IST, इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइमलाइन। हाँ सॉरी, लॉन्गिट्यूड ही है ना, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है ना, नहीं लॉन्गिट्यूड ही आएगा ना, ऐसा है, ऐसा आएगा वो, ऐसा, ठीक है, लॉन्गिट्यूड आएगा। बात याद रहेगी, कितने डिग्री को माना है ये बात जरूर याद करना, 82.5 डिग्री, हाँ IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम, यहां से हम समय का क्या करते हैं, कैलकुलेशन। अब ये बात भी याद करना है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है IST, वो भारत में किस बिंदु से गुजरता है, तो वो गुजरता है प्रयागराज।
प्रयागराज कहाँ पे आएगा? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उसके अंदर है प्रयागराज, जिसका नाम पहले था इलाहाबाद। उसी के अंदर एक जगह है, उसका नाम है नैनीताल। वहां से गुजरता है आईएसटी। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अभी अगर कोई आपसे पूछे कि आईएसटी भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, तो 5 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से गुजरता है? 5। ये है यूपी, यूपी के बाद आएगा एमपी, एमपी के नीचे आएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के नीचे क्या आएगा? उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे आएगा आंध्र प्रदेश, जिससे यहाँ पे गुजरिए आंध्र प्रदेश। ठीक, हमें ये सब याद नहीं करना है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा, हमें सिर्फ हमारे काम का है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से भी गुजरता है। हाँ, प्रयागराज में, हाँ पॉइंट है, एक पॉइंट है जहां से हम टाइम का कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसको मिड पॉइंट माना है हमने। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जहां से निकल रहा है वो पूछेगा मध्य प्रदेश में किस जिले से निकला। आप मुझे बताओ किस जिले से निकलना चाहिए मध्य प्रदेश के, बताओ। अरे मध्य प्रदेश की बात बताओ आप तो। सिंगरौली, मैडम ने बिल्कुल सही बात बोली, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। क्योंकि देखो ना, मध्य प्रदेश का सबसे ईस्टर्न पार्ट क्या है? सिंगरौली। और इसी सिंगरौली को मैं पढ़ा था हमने 82 एंड 40, 82 डिग्री 48 मिनट, तो 48 मिनट है, जबकि ये तो 30 मिनट ही है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है जहां से क्या गुजरती है? हमारी आईएसटी, भारत की मानक समय रेखा। ये प्रश्न पूछेगा कि भारत की मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरती है? किस जिले से गुजरती है? सिंगरौली। तो ऐसे कॉमन सेंस जनरेट कर लेना कि मध्य प्रदेश सबसे पूर्वी जिला कौन है? सिंगरौली। बात याद रहेगी। कहां से गुजर रहा है? सिंगरौली। हाँ, बहुत ज्यादा योगदान, जब भी तो सिंगापुर बोल रहे हैं। चलो ठीक है, बात याद रहेगी। अब देखो एक और चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कॉमन सेंस से जब जवाब देना, मैं दोनों चीज लिख रहा हूं आपको। अब देखो ये तो 82.5 डिग्री हो गया, पर आपको पता है जो सिंगरौली का सबसे पूर्वी भाग है, जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वो कितने डिग्री था? 82 डिग्री 48 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और जो सबसे वेस्ट में था अलीराजपुर, इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो है 74 डिग्री 9 मिनट, और इसको क्या बोलूंगा? ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये बात है। अब सुना, एक कहानी बता रहा मैं आपको, वो समझना। देखो, हमने जो पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी में किसी एक लाइन को मैंने 0 डिग्री मान लिया कि 0 डिग्री क्या है? लॉन्गिट्यूड है। अब देखो मैं पृथ्वी पे ऐसे लाइन खींचूंगा, तो बताओ मुझे ऐसी कितनी लाइन खींचूंगा पृथ्वी पे मैं टोटल? ऐसे लाइन खींच रहा हूं मैं 1-1 डिग्री पे, 1 डिग्री को मैंने 0 मान लिया, और ऐसे लाइन खींचते खींचते खींचूंगा, तो बताओ मुझे टोटल कितनी लाइन खींचूंगा? 360, क्योंकि कोई सर्कल कितने डिग्री होता है? 360, तो 360 खींच दूंगा मैं। अब मुझे बताओ जो टोटल जो डिग्री है, कितनी डिग्री है? 360 डिग्री है। तो पृथ्वी 360 डिग्री कितने मिनट में, कितने घंटे में घूम जाएगी? वो 24 घंटे में घूम जाएगी। कोई दिक्कत, को समस्या? अब मुझे ये पता करना है कि 1 डिग्री जब पृथ्वी घूमती है, तो देखो मैं इस 24 से इसको काटूंगा। देखो 24 से इसको काटो आप, तो देखो 360 में 6 से काटोगे ना, देखो तो 6 चौक क्या आ जाएगा? 24, 4 बार जाएगा ये, और 6 से काटोगे तो 6 बार कट जाएगा, तो 60 आ जाएगा ये। अब देखो 4 से काटोगे तो 15 आ जाएगा, मतलब 15 डिग्री घूमने के लिए, 15 डिग्री घूमने के लिए उसको कितने 4 हावर लगेंगे, मतलब 1 हावर लगेगा। 1 हावर में पृथ्वी कितने डिग्री घूम जाती है? 15 डिग्री। बात समझ आ गई? तो देखो 1 हावर को ही मैं 60 मिनट भी लिख सकता हूं। देखो 60 मिनट, तो मैं बोलूं 1 मिनट में कितना घूम जाएगा? देखो 1 डिग्री कितने मिनट में घूम जाएगा? देखो 15 का भाग दे दूंगा तो 4 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट घूम जाएगा? ठीक है, 15 से काट दिया मैंने इसको, तो 4 आ गया। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो सिंगरौली है, तो सबसे पहले सूर्य कहां निकलेगा? मध्य प्रदेश में। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले सूर्य सनराइज कहां पे होगा? सिंगरौली। सबसे बाद में कहां पे होगा? अलीराजपुर। अरे दक्षिण नहीं बोलेंगे, ईस्ट वेस्ट चलेंगे ना, सूर्य तो ऐसे चलता है ना। सबसे पहले कहां पे निकला? सबसे बाद में कहां पे निकला? अलीराजपुर। तो देखो क्वेश्चन ये आएगा कि सिंगरौली और अलीराजपुर के बीच में कितने समय का अंतर है? सूर्य को वहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लग जाएगा? निकाल के बताओ। सब चीज आपके सामने लिखी मैंने। तो सुनो बात, 2 मिनट सुनो। देखो मुझे निकालना है कि 1 डिग्री घूमने के लिए उसको कितने मिनट लगती है? 4 मिनट। तो मैं इन दोनों का अंतर निकाल लूंगा ना। देखो 82 डिग्री 48 मिनट है, और इधर कितना है? 74 डिग्री 9 मिनट। तो घटा दूंगा मैं 82 में से। देखो 74 डिग्री 9 मिनट घटा दूंगा। तो देखो मैं घटा रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा? 8 तो ऐसे आ जाए, मतलब हाँ 8 तो ऐसे आ जाएगा,
और 14 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 5, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 7। बात समझ आ गई। अब इसको लगभग लगभग ऐसा समझो कि ये 8 डिग्री, लगभग में ऐसा समझो, क्योंकि 7 डिग्री 48 मिनट हो गए। तो मैं अगर इसका इंटू करूंगा, क्या करूंगा मैं इसका इंटू करूंगा, तो देखो इसका इंटू करूंगा तो लगभग कितने का अंतर आ जाएगा, इसमें 4 का इंटू करूंगा ना, क्योंकि इतने डिग्री का अंतर, 1 डिग्री में कितने मिनट का अंतर 4 है, तो जब इंटू करूंगा तो आएगा 32 मिनट। एक्चुअल में जो अंतर आता है वो आता है 34 मिनट का, बस ये याद कर लेना। तो जब भी अगर समय का अंतर पूछ ले के सिंगरौली और अलीराजपुर में कितने समय का अंतर है, तो कितने मिनट का अंतर है, हाँ 34 मिनट। मैं वैसे बता रहा हूँ, कोई बताता नहीं है, मुझे मैथ्स आता है, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ बच्चों को, इसलिए कैलकुलेट करनी तो सीधा रटाते हैं। पर मैं तो कहना इतना चाहता था आपसे कि आपको अगर बेसिक बेसिक चीजें भी तो हम एग्जाम में निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन भी क्लियर, 4 मिनट भी समझ में नहीं आता, और दूसरा ये है कि एग्जाम में मान लो भूल जाओ तो निकाल तो लोगे। हाँ थोड़ा सा खा पी के जाना, ग्लूकोज पी के जाना, दिमाग काम कर, ठीक है, बढ़े आगे। अरे ऐसा मेरी बात सुनो, आप 2-3 लोग ग्रुप बना लो और एक जने को जिम्मेदारी सौंप दो, सब अलग अलग खींचोगे तो क्या होगा उससे। चलो ठीक है, ये सारी चीज यहाँ पे लिखा है, देखो ये सारी चीज आपको यहाँ पे लिखी है कि मध्य प्रदेश का जो भारत की जो मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, वो सिंगरौली। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास होती है, वो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बात याद करेगी। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, सिंगरौली, और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, अलीराजपुर। ये 2 जिले आपको याद करना है, ठीक है, बढ़े आगे। 34 मिनट निकाल लेना, अप्रोक्स निकल के आ जाए, ठीक है। आज देखो मध्य प्रदेश का हम पढ़ रहे हैं सीमावर्ती राज्य, ये वैसे कल और पढ़ लेते हैं, हम पढ़ रहे हैं नित बोरिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य पढ़ रहे हैं। तो देखो आपको पता है यहाँ पर था हमारा उत्तर प्रदेश, ये था मुरैना के पास में, और यहाँ पे था इधर तक 20 तक, ये था मेरा क्या था, ये यूपी। अब एक चीज और बताओ, मैं अगर पूछूं कि मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं अपने, तो देखो जोड़ के बता सकते हो, मुरैना, भिंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया, 9 हो गया, 10 11 12 13 और 14 जिले, क्योंकि यहाँ पे ये जो रीवा के पास में मऊगंज इसने बनाया नहीं है, बस सीधी नहीं है। तो यूपी के साथ हमारे कितने जिले लग रहे हैं, 14। तो मैं अगर पूछूं कि मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा जिले किसके साथ लगते हैं, यूपी के साथ, बात याद रहेगी आपको। आपसे कोई लंबाई नहीं पूछेगा कितनी लंबाई लग रही है, बस जिले पूछेगा कितने जिले लग रहे हैं, कितने जिले लग रहे हैं, 14 जिले लगे। फिर देखो इधर आता है हमारा राजस्थान, क्या आता है, राजस्थान, और देखो राजस्थान यहीं से लगेगा और ये झाबुआ तक चाहता है, बात याद रहेगी। अब देखो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जोड़ो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश कितने जिले लग रहे हैं, 10 जिले, बात याद रहेगी। हाँ उज्जैन नहीं लगेगा, बस ये 10 जिले लगे। तो सबसे ज्यादा जिले किसके साथ लग रहे हैं, सर्वाधिक जिले किसके साथ लग रहे हैं, सर्वाधिक जिले। अगर आपसे कोई ये पूछे कि सर्वाधिक सीमा, बात याद रहेगी, सर्वाधिक क्या लग रही है, बाउंड्री है ना, कोई सीमा तो नहीं है ना यार, ये तो कुछ और हो जाए, सर्वाधिक सीमा है। फिर देखो नीचे आएगा मेरा गुजरात, ये रहा मेरा गुजरात, और गुजरात तो बहुत ही सिंपल, झाबुआ और अलीराजपुर। तो गुजरात के साथ कितने जिले लग रहे हैं, 2, हमारे भी 2 लगते हैं, और यूपी के मतलब गुजरात के भी 2 लगते हैं, हमारे ये 2 लग रहे हैं, ऐसे गुजरात के भी 2, छोटा दाऊद और उदयपुर करके लगते हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं। तो मैं पूछूं मध्य प्रदेश के सबसे कम जिले किसके साथ लगते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है, तो सबसे कम सीमा और सबसे कम जिले, बात याद रहेगी। तो यहां लिख रहा हूं मैं सबसे कम जिले, क्या लिख रहा हूं, व सीमा, ये बात याद रहेगी आपको। सबसे कम गुजरात के साथ क्या लग रहा है, सबसे कम जिले, और सबसे कम क्या लग रही है, जिले, ये बात याद रहेगी। इसके जस्ट नीचे क्या आ जाएगा हमारा, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के साथ कितने जिले लग रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और एक यहाँ बनेगा 10, ये पांडुरना बन गया यहाँ पे, ये पांडुरना। ठीक है, तो पहले 9 था, अब 10 हो गए। तो महाराष्ट्र के साथ कितने जिले लग रहे हैं? 10 जिले। बात याद रहेगी। अब महाराष्ट्र के हमारे साथ कितने लग रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये क्या है हमारा छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के साथ कितने जिले लग रहे हैं? 7 जिले। ये छोटी छोटी संख्या ही पूछ लेता है आपसे वो, बात याद रहेगी, कोई दिक्कत? अब देखो ये मैं आपको यही बताना चाहता था, देखो ये मैप गलत बना हुआ है। क्यों बना हुआ गलत? देखो यहाँ पे मंडला देखो कहाँ लग रहा है, जबकि मैंने बताया था कि मंडला का ही सीमा भी किसके साथ लग रही है? छत्तीसगढ़ के साथ लग रही है। देखो इसमें नहीं लगी हुई, ऐसे गलत मैप भी मिलते हैं। पर हमें ध्यान रखना है कि मंडला की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ लगती है, जबकि सीधी की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती है। ये जिले याद रहेंगे आपको। फिर देखो सुनो बात, एक बात और याद करो कि मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? कुल जिले कितने हैं मध्य प्रदेश में? ठीक है, ये बात भी याद करना, कुल जिले हैं हमारे पास 55। फिर आपको इतना याद करना है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो इंटीरियर है, अंतर्वर्ती जिले। तो एक बात मैंने बताई थी आपको कि मध्य प्रदेश के कुल बाउंड्री शेयर करने वाले जिले कितने हैं, सीमावर्ती जिले कितने हैं? 18। सीमावर्ती जिले कितने हैं? 18 है। तो बस इसको घटा देना इसमें से, तो ये क्या आ जाएगा? अंतर 37। बात याद रहेगी, डाटा कभी कभी ऐसा पूछ लेता है। ये इंटीरियर जिले है ये, हाँ ठीक है, बस ये याद कर लेना, सीमावर्ती जिले कितने हैं? 18। ठीक है, बात याद रहेगी। कोई दिक्कत, को समस्या? फोटो नहीं लिया क्या? समय पे लेना है फोटो। 37 ये सब लिखा है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिले किस राज्य के साथ लगते हैं? यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है? अरे हाँ, सोचो यही गलत करो एग्जाम में क्या होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश सबसे कम जिले किसके साथ लगते हैं? गुजरात। मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? बस ऐसे सिंपल सिंपल ही प्रश्न आते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते। आप पीवाई को उठा के देखो ना, सब मिलेगा आपको, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर ये लिखा है देखो, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश कितनी है? 18। ठीक है, और इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश कितनी है? 37। टोटल कितने? ठीक है, चलो बढ़े आगे। ठीक है, हाँ सब रहेगा, बस थोड़ा सा एक बंदा आ जाए हमारा। ठीक है, वही लगा है ना, डबल डबल आ गया। अब देखो अब यहाँ पर आपसे पूछना चाह रहा है, वो मैप वही वाला मैप है। अब सुनो बात, ये तो खाली इसलिए लिया, थोड़ा सा 3D में बना था, ये थोड़ा सा दिख रहा है अच्छा सा, तो इसलिए लिया। देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है कि 2 राज्यों से लगने वाले मध्य प्रदेश के जिले, ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी बाउंड्री मध्य प्रदेश के 2 जिलों से लगती है? तो अब बस आप मैप में ही बनाओ। देखो ये मुरैना है, और इसकी सीमा किस किसके साथ लग रही है? यूपी और ये राजस्थान में लिख रहा हूँ। ठीक है, बस एक बात और याद करना, ये भी है, इसको मत भूल जाना बस। तो यहाँ पे भी कौन है और यहाँ पे कौन है? बात समझ में आ गई? फिर देखो यहाँ पे कौन है? झाबुआ। ऊपर कौन है? नीचे कौन है? बात समझ आ गई? फिर देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे गुजरात और यहाँ पे कौन है? बात याद रहेगी। फिर बालाघाट, यहाँ पे कौन है? छत्तीसगढ़। यहाँ पे कौन है? महाराष्ट्र। फिर यहाँ पे आ जाएंगे हम, यहाँ पे यूपी, और यहाँ पे कौन आ जाएगा? छत्तीसगढ़। बस ये जिले याद कर लेना। तो एक तो हमारे लिए हो गया मुरैना, एक हो गया हमारे पास झाबुआ, अलीराजपुर, बालाघाट और सिंगरौली। तो देखो मैं एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछूंगा कि सिंगरौली की सीमा किन 2 राज्यों के साथ लगती है? छत्तीसगढ़। मैं पूछूंगा मुरैना की सीमा किन 2 राज्यों के साथ लगती है? मैं पूछूंगा कि शिवपुरी की सीमा किन 2 राज्यों के साथ लगती है? मैं पूछूंगा कि झाबुआ की सीमा किन 2 राज्यों के साथ लगती है?
बात समझेंगे। तो कॉमन सेंस अगर आप दिमाग में लगा के रखो ना, तो आपको सारी चीज पता चल। रटने की आवश्यकता है बिल्कुल नहीं। मैं बोलूंगा बालाघाट की सीमा किन दो राज्यों के साथ, या फिर मैं ऐसा प्रश्न पूछूंगा उल्टा, मैं पूछूंगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ लगती है। प्रश्न समझ में आ गया कैसे प्रश्न बनता है? दोनों तरीके से प्रश्न बना के दिखा दिए। वो रहा, ये नीचे में। ठीक है, बढ़े आगे। कोई समस्या आपको? सर सेट का भी यही है क्या फर्स्ट पेपर का? नहीं, सेट में तो जो यूजीसी नेट में आता ना वो सिलेबस। यूजीसी नेट का जो सिलेबस है ना, सेट का सेम टू सेम सिलेबस, कोई भी चेंज नहीं, एक शब्द का ऊपर नीचे। उसने बोल ही रखा है कि जो सेट का सिलेबस है वही क्या है एमपी, मतलब जो नेट का सिलेबस है वही क्या है एमपी सेट का सिलेबस। अब देखो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेंटर पॉइंट ऑफ इन मध्य प्रदेश। कुछ प्रश्न कॉमन सेंस वाले प्रश्न कभी सभी छोटी छोटी एग्जाम में आता है। जैसे मैं पूछूं कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट ऑफ अर्थ कहाँ पे? तो उज्जैन के मंगलनाथ में। किसमें? सेट में? नहीं, ऐसा नहीं। देखो मैंने एक वीडियो बना रखा है पूरा टोटल, वैसे डिस्टरबेंस की जरूरत नहीं है, पर जैसे वहां पे आप देखोगे ना, उसमें देखो आपको खाली इतना याद करना है कि जो सेट जो होता है ना, सेट के अंदर जैसे दो पेपर होते हैं ना, जो पेपर फर्स्ट होता है और एक क्या होता है पेपर सेकेंड। अब देखो पेपर फर्स्ट के अंदर भी आपको 40% नंबर लाना जरूरी है। इसके अंदर भी कितने परसेंट नंबर लाना जरूरी है? 40% और ये है जनरल के लिए। इसके अंदर जो रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं ना, उनको 10% की छूट दे रखी है। बस इतनी सी बात करना। क्या देखो सर है क्या? सर है क्या? देखो थोड़ा सा देख लो बस। वो क्या है कि वो ओबीएस चालू कर देंगे। थोड़ा सा बोल दो उनको, वो टू टू क्यों कर रहा है? वो बुला रहा है आपको। चलो ये दिख रहा है। तो सुनो बात, मैं अगर आपसे बोलूं कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है, तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है मंगलनाथ मंदिर, और वो कहां पर है? उज्जैन। बात याद रहेगी। तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है, कहां पर है? उज्जैन में। कौन? मंगलनाथ मंदिर। इसको बोलता हूं सेंटर पॉइंट ऑफ अर्थ। फिर मैं बोलूंगा सेंटर पॉइंट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। इसको बोलता हूं मैं अखंड भारत का केंद्र बिंदु। पहले, अरे रुक तो जाओ। जो भारत था, तो भारत पता है आपको, पहले भारत के अंदर पाकिस्तान भी आता था। अब देखो ऐसे देखना, हाँ यही है वो अनडिवाइडेड इंडिया। तो देखो इधर पाकिस्तान है और इधर बांग्लादेश वाला भी आता था, क्योंकि देखो पाकिस्तान की इसको बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान, इसको बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। ये 1971 में जाके बांग्लादेश बना है। ठीक है, तो देखो इसका अभी पृथ्वी का पूछा था मैंने, तो क्या था? मंगलनाथ उज्जैन। मैं जब अनडिवाइडेड इंडिया का सेंटर पॉइंट पूछ रहा हूं तो वो है बैतुल बरसाली। बैतुल में एक जगह है बरसाली। तो देखो बा से याद करना, ब बरसाली। बरसाली बैतुल के अंदर आती है, तो बरसाली याद रहेगी आपको। अभी और बताऊंगा मैं आपको, इसका एक कंसेप्ट बताऊंगा सिंपल सा, वो याद रख लोगे तो आपका जीवन में कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, ये बात आ गई। फिर एक पॉइंट आएगा कि सेंटर पॉइंट ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिया। ज्योग्राफी का मतलब ज्योग्राफी की दृष्टि से इंडिया का सेंटर पॉइंट, तो वो आता है हमारा कटनी मनोहर। मतलब हाँ, कटनी में एक जगह है मनोहर, करौंदी या मनोहर, करौंदी एक गांव है करौंदी, और ये आता है कटनी के अंदर। तो का से याद कर लेना। इसी कटनी के अंदर एक गांव भी है जिसको मनोहर बोलते हैं। तो कभी कभी हाँ, कभी कभी मनोहर भी आ जाता है, कभी कभी करौंदी भी आ जाती है। करौंदी गांव, हाँ मनोहर। ठीक है, और अभी प्रेजेंट का भारत पूछे कि प्रेजेंट भारत का केंद्र बिंदु बताओ, तो वो है विदिशा। ये रहा विदिशा। हाँ, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। और सुनो बात, करंट भारत जो है उसका केंद्र बिंदु क्या है? विदिशा। हाँ ठीक है, बात याद रहेगी। फिर सुनो बात, अरे एमपी का नहीं, करंट भारत की बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, सुनना बात, अगर मैं मध्य प्रदेश का पूछूं आपसे, तो मध्य प्रदेश का सागर है। मध्य प्रदेश का, अरे सब लिखा हुआ है, बस सुनते नहीं हो आप। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु क्या? अरे सब लिखा हुआ है, बस आप समझो तो सही पहले बात को। सब लिखा है, अगले आगे आगे स्लाइड। ये बस खाली फोटो खींच लो आप। बैतूल दिख रहा ना, ये अनडिवाइडेड इंडिया।
तो देखो सुनो बात, अब सुनो बात, सुनो ऐसे सुनो, देखो पहले मैं पृथ्वी लूंगा सबसे बड़ी चीज। अब देखो पृथ्वी से छोटा क्या आएगा, अनडिवाइडेड इंडिया, फिर उसके बाद आएगा डिवाइडेड इंडिया। बात समझ आ गई? तो बड़े से छोटे पे जा रहा हूं मैं। पृथ्वी का गया, पृथ्वी के बाद किस पे आया मैं, अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया के बाद में आया ज्योग्राफिकल इंडिया, फिर आया मैं करंट इंडिया। तो देखो ऐसे चल रहा हूं मैं, ऐसे देखो, मंगलनाथ, बरसाली, कटनी। देखिए मंगलनाथ हमारा पृथ्वी का, बरसाली हमारा अनडिवाइडेड इंडिया का, और कटनी किसका है, डिवाइडेड ज्योग्राफिकल इंडिया का। और वर्तमान का जो इंडिया है उसका क्या है, विदिशा, है ना। तो ऐसे याद करना, वर्तमान भारत की दशा, दशा और दिशा, ऐसे पूछते ना कभी कभी, का सागर है। हाँ, तो ऐसे क्या, ज्योग्राफिकल इंडिया के अंदर जैसे कि हिमालय आ जाता है, हिंद महासागर आ जाता है, ये बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं उसमें। जैसे ज्योग्राफिकल इंडिया के अंदर तो बहुत सारी चीज आएगी ना ज्योग्राफिकली, पर करंट भारत में जो अभी वर्तमान में जो पॉलिटिकल थे, ये रहा ना विदिशा, वर्तमान भारत, ठीक है। वर्तमान भारत हो गया ना। और ये जो आपको जो कह रहे, ये अनडिवाइडेड इंडिया, हो गया। चलो देखो ये लिखा है, अब इतना परेशान नहीं होगा, ये लिखा है देखो सब, देखो यहाँ पे लिखा है कि सेंटर पॉइंट ऑफ, हाँ सेंटर पॉइंट ऑफ अर्थ क्या है, मंगलनाथ, ठीक है, बात याद रहेगी। सेंटर पॉइंट समझ में आ गया, पूरी पृथ्वी का बोल रहे हैं हम। फिर देखो यहाँ पे लिखा है सेंट्रल पॉइंट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। अब बात समझ में आ गई, अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर क्या आएगा, वर्तमान का पाकिस्तान और क्या आ जाएगा, बांग्लादेश, इसको अनडिवाइडेड इंडिया कहते हैं। और इसका क्या आ जाएगा, बरसाली, बा से याद करना, ब से बरसाली, बा से बैतूल, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे लिखा है ज्योग्राफिकल इंडिया, क्या लिखा है, ये रहा ज्योग्राफिकल इंडिया। और इसी ज्योग्राफिकल इंडिया का लिखा है देखो करौंदी कटनी, ऐसे याद कर लेना, क से याद करना, करौंदी कटनी, दिख रहा है आपको, करौंदी कटनी। और इसी को कहते हैं मनोहर ग्राम, कभी कभी करौंदी ना लिख के मनोहर ग्राम भी दे देता है, ठीक है। फिर देखो एक और है यहाँ पे, सेंटर पॉइंट ऑफ करेंट इंडिया, ये क्या है, विदिशा। और कैसे याद करोगे इसको आप, वर्तमान भारत की दशा और दिशा, ऐसे पढ़ते हैं ना कभी कभी, हम कहते हैं ना वर्तमान भारत की दशा और दिशा क्या है, तो वर्तमान भारत की दशा दिशा से याद करना है विदिशा। और मध्य प्रदेश की पूछे, एमपी का पूछे, तो एमपी का है सागर। बात समझ में आ गई, ऐसे याद कर लेना। तो देखो आप अगर देखोगे ना मध्य प्रदेश, सुनो बात, मध्य प्रदेश का आप देखोगे ना, तो मध्य प्रदेश देखोगे एकदम जहाज की तरह दिखेगा आपको। और जहाज कहाँ पे चलता है, अरे सागर में, पानी तो आपके घर में भी, बात याद रहेगी, तो सागर। ऐसे थोड़ी थोड़ी ट्रिकी चीज बनाओगे ना तो आपको याद रहेगी। एक्चुअल में देखोगे तो आपको मध्य प्रदेश ऐसा ही दिखेगा, सागर की, जहाज की तरह। जहाज कैसा होता है, ऊंचा होता है, बीच में उसका लगा रहता है, जहां से उसका धुआं निकलता रहता है, ठीक है। ऐसे याद कर लेना कि मध्य प्रदेश एकदम सागर की, मतलब जहाज की तरह है। और जहाज कहाँ पे चलता है, सागर में। तो मध्य प्रदेश का अगर आपसे कोई केंद्र बिंदु पूछ ले तो वो क्या है, सागर। और भारत का वर्तमान का पूछ ले तो वर्तमान में कैसे याद करना, दशा और दिशा से, तो विदिशा। ये 4 पॉइंट बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। बात याद रहेगी आपको, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको। ये देखो यहाँ पे हमने एक संभाग का बना रखा है कि मध्य प्रदेश के अंदर टोटल कितने संभाग पढ़े थे हमने, 10। ये मध्य प्रदेश के 10 संभाग बने हुए, टोटल जिले हमने पढ़े। हाँ बस खाली, हाँ बाकी सबका तो है, हाँ हाँ। तो देखो अब सुनना बात, अब देखो आपको कैसे याद करना है। देखो प्रश्न वैसे बहुत कम बनते हैं, पर फिर भी मैं एक प्रश्न बनाता हूँ। जैसे जबलपुर है, जबलपुर क्या है, एक संभाग है। और इस जबलपुर संभाग के अंदर कोई पूछ ले कितने जिले आएंगे, तो देखो 9 जिले आएंगे। कितने जिले आएंगे, 9 जिले आएंगे। देखो जोड़ो आप, ये जबलपुर है और ये है कटनी, और यहाँ पे देखोगे तो ये है डिंडोरी, ये है मंडला, ठीक है। और ये है बालाघाट, और बालाघाट के पास में सिवनी, ये है छिंदवाड़ा, और नीचे बन गया पांडुर्ना। बात समझ में आ गई। और ये है नरसिंहपुर। जोड़ो कितने हो गए, हो गए 9। देखो 8 तो दिख रहे हैं, 9 मैंने बनाया है। तो अगर कोई पूछा कि जो जबलपुर संभाग इसके अंदर कुल कितने जिले हैं, कुल जिले 9,
और अगर आपसे कोई पूछे लेटेस्ट का वाला बताओ, लेटेस्ट वाला कौन है, तो पांडुर। बात याद रहेगी। नवीनतम बना हुआ संभाग मतलब जिला कौन है, तो पांडुर। बात है। और कोई पूछ ले कौन कौन से जिले आते तो बड़े आसानी से एक दो बार मैप देखो ना, तो बड़े आसानी से आप बता दोगे, रटने की आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर कोई पूछले जबलपुर कब बना, देखो जबलपुर 1956 में बन गया था, 1 नवंबर 1956 को जबलपुर संभाग बनाया था। बात याद रहेगी। फिर देखो जबलपुर के बाद मैं पकड़ूंगा बड़ा जिला इंदौर, तो देखो इंदौर भी कब बन गया था, 1956 में। तो डेट में याद नहीं करा रहा हूँ कब बना था। अब देखो जब इंदौर के अंदर जोड़ो आप, देखो इंदौर ये रहा, ये इंदौर है, और ये क्या है, धार। धार के बाद ये क्या है, झाबुआ। ये अलीराजपुर है, ये बड़वानी है, ये क्या है, खरगोन, ये खंडवा है, बुरहानपुर। कितने जिले टोटल, कुल जिले कितने हैं, कुल जिले हैं 8। तो इंदौर संभाग के अंदर कितने जिले हैं, 8। अब नवीनतम अभी कोई जिला नहीं बना हुआ है, ठीक है, बात याद रहेगी, कोई दिक्कत को समस्या। फिर देखो ये है उज्जैन संभाग, क्या है ये, उज्जैन संभाग। और उज्जैन संभाग अगर आपसे कोई पूछे कब बना था, देखो मैंने बताया था 1977 में बना था, 1975 में बना था सागर, और ये 2 साल बाद बनाया था 1977 में। तो देखो 7 से याद करना, उज्जैन के जिले के अंदर कितने कितने जिले हैं, 7। बात याद रहेगी, कितने जिले हैं, जोड़ के बताओ, है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं सर 32 दे रहे हैं बस मिला मिला के। बात समझ में आ गई। नीचे इंदौर है 8, ऊपर उज्जैन है 7। कोई दिक्कत को समस्या आपको, बात याद रहेगी, बढ़े आगे। अब देखो यहाँ पे देखो आप, ये है भोपाल संभाग, तो देखो ऐसे याद करना, भोपाल बीचों बीच में और अड़ोस पड़ोस में 2-2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। देखो ये है विदिशा, ये है रायसेन, ये है राजगढ़, और ये है सीहोर। तो भोपाल जिले के अंदर कुल कितने जिले हैं, 5। बात याद रहेगी, कोई समस्या दिक्कत। फिर जस्ट इसको ऊपर पढ़ोगे ना, ग्वालियर, ग्वालियर के अंदर भी 5 ही है। कितने हैं ग्वालियर के अंदर, 5 जिले, कुल कितने जिले हैं, 5। ये बात याद रहेगी। अब देखो ये है सागर, मुझे बताओ सागर के अंदर कितने जिले हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, कितने जिले हैं, 6। बात याद रहेगी। और सबसे नवीनतम अगर आपसे कोई जिला पूछ ले तो वही निवाड़ी, ये निवाड़ी बना टीकमगढ़ से अलग होकर। ये कौन है, निवाड़ी, 1 अक्टूबर 2018, ठीक है। और ये है अब रीवा, देखो रीवा के अंदर पहले आते थे 4 जिले, पर अभी 2 जिले हमने और बना दिए। देखो ये है हमारा रीवा, इसी रीवा से अलग करके मैंने बनाया है क्या, मऊगंज। और ये यहाँ पे नीचे कहीं पे दिख रहा है सतना, ये सतना है, और इसके नीचे ही बनाया है मैंने क्या, मेहर। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, किसको, अरे रीवा से अलग करके भी मऊगंज बनाया लेटेस्ट में, और सतना से अलग करके बनाया है मैंने मेहर। ये जिले याद करना 2, सतना ये है, सतना से अलग करके क्या बनाया है मैंने, मेहर। मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम जिला है मेहर, 55वां जिला। तो रीवा संभाग के अंदर कुल कितने जिले हैं, कितने जिले हैं, 6। बात याद रहेगी, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको, ठीक है, बात याद। अब देखो रीवा संभाग तो 1956 को ही बन गया था। नवीनतम अगर कोई जिले पूछ ले आपसे, नवीनतम बताओ, नवीनतम कितने हैं, तो नवीनतम में 2 है, एक तो बना मऊगंज, बात याद रहेगी, ये बना था 53, और इसके बाद बना है मेहर, मेहर है 55वां, ठीक है, बात याद रहेगी आपको। फिर देखो अब देखो 3 जिले वाले 3 है, शहडोल में भी 3 जिले हैं। शहडोल से अलग होकर बना था उमरिया, और शहडोल से अलग होकर क्या बना था मेरा अनूपपुर, ये अनूपपुर है यहाँ पे। तो शहडोल संभाग में भी 3 है, नर्मदापुरम संभाग में भी 3 है, और चंबल संभाग में 3 है। तो 3-3 जिले वाले 3 संभाग है। तो इसको क्या बोलता हूं मैं, शहडोल संभाग, इसको क्या बोलता हूं मैं, नर्मदापुरम संभाग, और इसको क्या बोलता हूं, चंबल संभाग। अब देखो चंबल संभाग के अंदर यहाँ पूछेगा, ये है भिंड, ये है मुरैना, और ये क्या है, श्योपुर। चंबल संभाग का अगर मुख्यालय पूछ ले तो मेन कौन है इन दोनों में, मुरैना, क्योंकि मुरैना से अलग होकर श्योपुर बनाया मैंने। पहले मुरैना एक बड़ा जिला था, और उसी मुरैना से अलग करके क्या बनाया मैंने, श्योपुर। इसलिए चंबल संभाग का केंद्र कहाँ पे, मुरैना। मेन चीज कहाँ पे, चंबल संभाग की मुरैना। कितने जिले हैं चंबल संभाग में, 3। कब बनाया था इसको, 1980 में। इसको और नर्मदापुरम संभाग को कब बनाया था मैंने, 1980 में, ठीक है। अब नर्मदापुरम संभाग के अंदर भी 3 जिले आ रहे हैं, देखो नर्मदापुरम खुद आ रहा है, फिर इसके जस्ट नीचे देखो बैतूल, और इसके पास में हरदा। इसी नर्मदापुरम जिले से अलग करके हरदा बनाया था। तो कब बनाए थे इनको, इसको कब बनाया था मैंने, 1980 में। कितने बनाए थे मैंने, 2। ये भी कब बनाया था मैंने, 1980 में।
पर इसका नाम बदल दिया मैंने, नाम बदल दिया, नाम परिवर्तन कब करा था। तो देखो ऐसे याद करना, 8 से याद करना, देखो 8 है ना तो 2008 में याद रहेगी ट्रिक। 1980 में मैंने बनाया था और नाम भी कब चेंज करा, 2008 में। शहडोल संभाग कब बनाया मैंने, 2008 में। हाँ हाँ, ये बात याद रहेगी। मुझे लगता है मैक्सिमम चीज हो गई है, खींच लो इसका फोटो। पहले शहडोल संभाग के अंदर हमने क्या करा था, देखो यहाँ पे एक और कहानी बता देता हूँ, खींच लिया फोटो आपने। देखो यहाँ पे बनाया है, देखो डिंडोरी, डिंडोरी का हमने बाद में जिला बनाया था। तो पहले तो क्या करा, इस डिंडोरी को शहडोल संभाग में शामिल कर लिया था हमने 2008 में, जब शहडोल संभाग बना था। कितने साल तक रहा वो, 4 साल तक, 2012 तक रहा। पर फिर इस डिंडोरी को फिर से हमने जबलपुर में शामिल कर लिया था। कभी कहानी ऐसी आ जाए तो याद रखना, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो ये था आखिरी आपका आज, ठीक है। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको बेसिक ज्योग्राफी समझ में आ गई होगी। इसके आगे जब भी हम पढ़ेंगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी, ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू।